अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़र रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट्स। और उसमें जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर में जो टाइम डोमेन में करंट होता है और जो वोल्टेज होती है टाइम डोमेन में, उसको हम फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि साइनोसॉइडल करंट जो है आई, वो जो है करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर में, जो कि हम फिगर 9.9 के ए पार्ट में देख सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। उसका एम्पलीट्यूड जो है आई एम है या मैग्नीट्यूड आई एम है, और उसके साथ फिर कोसाइन का फंक्शन है। ठीक है, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टाइम के हिसाब से वो उसका वैल्यू जो है चेंज होता रहेगा। और फाई जो है उसका फेज एंगल है। तो टाइम डोमेन में अगर हम देखें तो v इज़ इक्वल टू आई आर होता है जो हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पे i की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा r इंटू आई एम कास ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, अब इसको हमें फेज़र डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फेज़र डोमेन में हम स्मॉल v को जो है कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और r यहाँ पे सेम है। अच्छा, फिर हम जो है जो इसका साइनोसॉइडल करंट है उसमें से जो एम्पलीट्यूड आई एम है और जो फाई है उसको लेकर हम फिर फेज़र फॉर्म बनाते हैं, जो कि बन जाता है आई एम एंगल फाई। तो कैपिटल आई हमारी इसके बराबर होती है। इसमें हमने टाइम वाला ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये फिगर 9.A और 9.B दोनों जो है सेम सर्किट के लिए हैं। बस जो फिगर ए है वो टाइम डोमेन वाली क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वहाँ पे जो वी है वो भी जो है टाइम डोमेन में है, वी स्मॉल, और आई स्मॉल जो है वो भी टाइम डोमेन में है, और वी इज़ इक्वल टू आई आर ये भी टाइम डोमेन में। लेकिन फिर इसको हमने फेज़र फॉर्म में जब चेंज किया है तो फिर आई स्मॉल जो है आई कैपिटल हो गया है, और जो वी स्मॉल है वो वी कैपिटल हो गया है। और फेज़र फॉर्म में वी इज़ इक्वल टू आई आर इज़ इक्वल टू सेम, बट उसमें क्या होगा कि वी और आई जो है कैपिटल है। अच्छा, अब हमारे पास ये फिगर है जिसमें हमने करंट और आई वोल्टेज को जो है हमने प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फाई है वो फेज़ एंगल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फिगर ये दिखा रही है कि जो करंट है और जो वोल्टेज है, इन दोनों के फेज़र में जो फेज़ डिफरेंस है वो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों ही जो है फाई फाई एंगल पे प्लॉट किए हुए हैं। और ये भी दिखा रहा है कि जो आई जो फेज़र है वो सिमलर है वी फेज़र से, क्योंकि वी बराबर होता है आई इंटू आर। तो यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड सिमलर दिखा रहा है। अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास इंडक्टर है। तो इंडक्टर में से भी हम कह रहे हैं कि सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है आई एम कास ओमेगा प्लस फाई, तो वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस उसका जो हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो हमने यहाँ पे जब हम करंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन में आता है, तो माइनस यहाँ पे आ गई है। फिर कॉस का जो है डेरिवेटिव हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया है, और उस फिर उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ओमेगा आ गया है, जो हमने बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। बाकी एल भी सेम है और जो है आई एम भी जो है सेम है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि सारी क्वांटिटीज़ को हम फिर कास्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो
कॉस में अगर माइनस साइन को चेंज करना है, हमें माइनस साइन को अगर चेंज करना है तो फिर वो बराबर होता है माइनस साइन ए बराबर होता है कॉस ए प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हमारी ऊपर वाली क्वांटिटी कॉस के फॉर्म में चेंज हो गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास तो दो सर्किट्स हैं, एक हमारे पास टाइम डोमेन में सर्किट है, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी या फेज़र डोमेन में सर्किट है कि यहाँ पे इंडक्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज है ग्रास इट्स टर्मिनल्स वो जो है वी इज़ इक्वल टू एल टी आई ओवर डी टी है। ठीक है, ये टाइम डोमेन में है। फिर उसको जब हमने बी पार्ट में फेज़र डोमेन में चेंज किया है तो वो हमें मिल रहा है स्मॉल वी से फिर कैपिटल वी बन जाती है और स्मॉल आई से फिर कैपिटल आई बन जाती है। तो स्मॉल वी जो बराबर होती है वो कैपिटल वी इज़ इक्वल टू जे ओमेगा एल आई। अच्छा, अब इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रही है तो फिर फेज़र डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास जे ओमेगा एक टर्म उस क्वांटिटी के साथ आ जाता है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से जे ओमेगा वाला टर्म यहाँ से निकालेंगे, भी दोबारा निकालेंगे। वैसे हमने ये पिछले लेक्चर में डेरिवेशन की हुई है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। अच्छा, अब इस वोल्टेज को जब हम फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा एल आई एम ये हमारे पास सेम रहेगा। बाकी हम यहाँ से जो है कास ओमेगा टी प्लस 5 + 90 से सिर्फ हम फेज़ उठाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा एल आई एम और जो है एंगल 5 + 90 डिग्री हमने उठाया है और ओमेगा टी वाले टर्म को हमने नहीं उठाया। तो वो हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारे पास फेज़र फॉर्म है। अच्छा, ये हमारे पास जो है पोलर फॉर्म है, उसको हमने फिर यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एंगल की जगह पे ई पावर जे ब्रैकेट में 5 + 90 डिग्री लिखते हैं। तो वो हमारा जो है पोलर फॉर्म फेज़र फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब इस एक्सपोनेंशियल के पावर को ब्रेक किया है हमने यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आई एम ई पावर जे 5 है वो एक्चुअली करंट का जो है फेज़र रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगी आई के। ठीक है, बाकी जो हमारे पास ओमेगा एल है और ई पावर जे 90, तो इसमें अगर ई पावर जे 90 को हम ऑयलर्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करें तो ई पावर जे 90 जो है जे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आई एम ई पावर जे 5 वो हमारा करंट का फेज़र बन गया है और ई पावर जे 90 जो है जे के बराबर आ गया है। बाकी ओमेगा एल जो है वो हमने यहाँ पे सेम रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे करंट का फेज़र है और ये जो है हमारे पास जे है। तो कुल मिला के जो है हमारे पास जो वी बना है वो जे ओमेगा एल आई बना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो जो हमारे पास टाइम डोमेन में v इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी था, तो हमारे पास जो करंट का डेरिवेटिव हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास करंट का फेज़र आई तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके साथ एल भी है वो ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला में, लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वो जे ओमेगा आ रहा है। तो टाइम डोमेन में यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जे ओमेगा फेज़र डोमेन में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास करंट था आई एम एंगल फाई उसमें 90 डिग्री ऐड हो रहा है जो कि
फिर हमारे पास वोल्टेज के फेज़र के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड कर रही है। यहाँ पे ये जो जे है हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी करंट का फेज़ है फाई, उसमें इस जे की वजह से जो है 90 डिग्री ऐड हो रहा है, जो कि फिर हमारे पास फेज़र वहाँ पे उस एंगल पे फाई प्लस 90 पे वोल्टेज का बन रहा है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर ये करंट का जो है, यहाँ पे ये करंट का फेज़र है, तो वोल्टेज का जो हमने फेज़र बनाया है वो फाई प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे फाई प्लस 90 डिग्री हमने वोल्टेज का वहाँ पे बनाया है। तो ये जो है हमारे पास फेज़र डायग्राम है इंडक्टर का, जो कि ये शो कर रहा है कि आई जो है लैग कर रही है वोल्टेज से, या फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ये असल में टाइम की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि जो हमारे पास टाइम डोमेन में जो है हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो है हम फिर फेज़र रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के लिए। तो अगेन हमें टाइम डोमेन में सर्किट मिला हुआ है और जो है फिर फेज़र डोमेन में उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने सर्किट वही है, सिर्फ क्वांटिटीज़ को टाइम डोमेन और फेज़र डोमेन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे इधर कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पे। तो अब इसको डी वी ओवर डी टी को अगर हम फेज़र डोमेन में चेंज करें तो हमारे पास सी सेम रहेगा, वोल्टेज का फेज़र भी जो है बनेगा वी बनेगा कैपिटल, और डेरिवेटिव की वजह से हमारे पास जे ओमेगा जो है यहाँ पे ये टर्म आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव की वजह से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई ओवर जे ओमेगा सी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए इस इक्वेशन से, तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो करंट है इस जे की वजह से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास फेज़र डायग्राम है जिसमें ये शो हो रहा है कि वोल्टेज का ये फेज़र है और ये जो करंट का फेज़र है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। और ये जो है फाई जो है आपकी हमारे पास इनिशियल फेज़ एंगल ऑफ वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है। और ये हमारी ओमेगा जो होगी वो हमारी टाइम डोमेन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अब इस स्लाइड में हमारे पास सारी समरी है वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप की, टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी। अब एलिमेंट हमारे पास जब आर है तो आप के पास फार्मूला जो है वी इज़ इक्वल टू आई आर, जो कि ओहम्स लॉ है, ठीक है। तो उसको जब हम फेज़र डोमेन में चेंज कर रहे हैं तो सिंपली हमारे पास वी का फेज़र है और आई का फेज़र है और आर जो है सेम है। लेकिन इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज है वी इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, तो वी का जो फेज़र है वो कैपिटल वी है, और क्योंकि करंट का यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जे ओमेगा भी आ रहा है, एल सेम है और करंट का अपना जो है फेज़र आई है। इसी तरह फिर कैपेसिटर के लिए आई इज़ इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी है। तो इसमें हमारे पास जो वोल्टेज है वो बराबर है आई डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी, क्योंकि ये हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि जे ओमेगा सी एक्चुअली में वी वाली साइड पे होता है, फिर उसको हम इधर आई को उसके साथ डिवाइड करते हैं वोल्टेज का फेज़र रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमें वोल्टेज मिली हुई है, ठीक है। एक हमारे पास
इंडक्टर है जिसमें जो है हमारे पास जो वोल्टेज है वो 12 cos 60 t प्लस 45 है, प्लस 45 डिग्री है, ठीक है। और इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है 0.1 हेनरी है। तो हमें जो है स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज बराबर होती है, वोल्टेज इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, लेकिन हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो अभी जो है अगर हम ये टेबल देखें तो यहाँ पे जो V इज़ इक्वल टू जे ओमेगा एल आई है, तो यहाँ से अगर हम करंट देखें फेज़र फॉर्म में तो वो बराबर होगा V ओवर जे ओमेगा एल, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम वहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो V इज़ इक्वल टू जे ओमेगा एल आई जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इस फार्मूला से I इज़ इक्वल टू V ओवर जे ओमेगा एल है। अच्छा, अब V का जो फेज़र होगा वो हम क्वेश्चन से देखेंगे क्या है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 12 है और जो एंगल है वो जो है हमारे पास 45 है। अच्छा, अब इसको जो है हमें डिवाइड करना है जे ओमेगा एल के साथ। तो ओमेगा की वैल्यू भी हम यहाँ से देखेंगे। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 60t है, तो वहाँ से जो है ओमेगा हमें मिल गया जो कि बराबर है 60 रेडियन पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे J60 इंटू 0.1 जो कि 0.1 जो कि है इंडक्टेंस की वैल्यू है, तो वो हमने यहाँ पे रखा है। J को हमने फिर एंगल ऑफ 90 डिग्री में कन्वर्ट किया है। 1.1 और 60 को हमने सिंपली 6 में चेंज किया है। अब यहाँ पे ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री एम्पियर। अच्छा, अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज की एंगल है वो पॉजिटिव 45 है और जो हमारे पास करंट की एंगल आ रही है वो जो है माइनस 45 है। तो यहाँ पे अगेन ये नज़र आ रहा है कि इनकी एंगल्स में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है और यहाँ पे जो है वोल्टेज लीड कर रही है। तो करंट को फिर हमने टाइम डोमेन में यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो करंट हमने फेज़र फॉर्म में फाइंड किया है उसमें से फिर हमारे पास टाइम डोमेन में उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस है वो -45 है और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी वो हम क्वेश्चन से उठा रहे हैं जो कि हमारे पास 60 है। अच्छा, अगर हम इसको जो है टाइम डोमेन में सॉल्व करते तो फिर हमें जो है जब हम इंटीग्रेशन इस तरह करते कि हम जो है I इज़ इक्वल टू 1/L करते, ठीक है। फिर हम जब इंटीग्रेशन करते माइनस इन्फिनिटी टू टी डी वी डी टी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस इन्फिनिटी टू टी डी वी ऑफ टी डी टी, ठीक है। जब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो जो है हमारे पास एक किस्म की इनिशियल कंडीशन हो जाती है। तो फेज़र्स में हम इनिशियल कंडीशन कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब टाइम डोमेन में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन इस इंटीग्रेशन का जो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो है इसका कुछ वैल्यू होगा, वो फिर हमारे पास जो है वहाँ पे आना चाहिए या हमें पता होना चाहिए, लेकिन फेज़र डोमेन उसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो वो वैल्यू इस प्रॉब्लम में मैंने फाइंड किया था वो -2/√2 जो है हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम टाइम डोमेन में इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/L
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रखेंगे वी ऑफ टी डी टी। अच्छा, अब वी हमारे पास 12 cos ऑफ 60t + 45 है, तो cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है, तो 1/L, ये मतलब 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब cos की इंटीग्रेशन जो होगी हमारे पास वो साइन के फॉर्म में होगी। इसके साथ जो 12 है वो सपोज़ कर लेंगे मैं यहाँ पे बाहर रख रहा हूँ, तो हमारे पास साइन 60t + 45 आ जाएगा। अच्छा, अब इस इंटीग्रेशन को जो हमने की है माइनस इन्फिनिटी से टी तक, अगर हम इसको ब्रेक कर लें माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक और फिर ज़ीरो से जो है टी तक कंसीडर कर लें, तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज़ कर लें कि माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो जो है इंडक्टर में कोई भी जो है हमारे पास करंट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं, बाकी इंटीग्रेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़ीरो टू टी कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे जो लिमिट्स रखेंगे ज़ीरो टू टी उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी इंटीग्रेशन में जो है हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है 60t + 45, तो इसकी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास 60 आ जाएगा, जो हम अगर बाहर रखें तो हमारे पास 60 × 0.1 नीचे आ रहा है और 12 जो है ऊपर आ रहा है, तो 12/60 × 0.1 इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारी 0 टू टी है, तो बाहर हमारे पास 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब इस साइन वाले टर्म को अगर हम कॉस में चेंज करें तो हमें क्या करना होगा, इसमें से जो है -90 डिग्री जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर ये साइन जो है कॉस बन जाएगा, तो वो हमारे पास 2 cos ऑफ 60t - 45, तो वो यहाँ पे आ रहा है, जो एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे फेज़र डोमेन में फाइंड आउट किया है। लेकिन टाइम डोमेन में जो एक्स्ट्रा चीज़ आएगी वो जब हम ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो आएगा 2 cos ऑफ 0 + 45, लेकिन लोअर लिमिट की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, तो जब cos ऑफ 45 को आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1/√2, तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि टाइम डोमेन में हमारे पास ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा टर्म होगा, बाकी जो है सेम है। तो फेज़र डोमेन में ये जो है इनिशियल कंडीशंस या जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस, ये वाली चीज़ें नहीं आती। अच्छा, अब हम जो है इम्पीडेंस और एडमिटेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये वही 3 जो है फार्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि हमने पहले किए थे, कि मतलब जो है अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसको फेज़र फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके वोल्टेज और करंट को, फिर अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसके वोल्टेज और करंट के बीच में जो है फेज़र फॉर्म में क्या रिलेशनशिप है, और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उनके वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज़र फॉर्म में क्या रिलेशनशिप है। तो असल में एक्चुअली इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ इन फेज़र फॉर्म, कि यहाँ पे देखें वोल्टेज भी है तीनों फार्मूलाज में, और करंट भी है, सिर्फ जो चेंज है चीज़ वो है हमारे पास j⍵L या फिर j⍵c, क्योंकि सारे सर्किट्स हमारे पास रेजिस्टिव नहीं होते, तो रजिस्टर की जगह पे हमारे पास इंडक्टिव सर्किट में j⍵L है और कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास 1/j⍵c है। तो अब यहाँ से अगर हम V
और आई का रेशो ले लें तो उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जो होती है वो रेशो होती है फेज़र वोल्टेज और फेज़र करंट की। ठीक है, ये भी जो है ओहम्स में ही मेजर की जाती है क्योंकि वोल्टेज और करंट का रेशो है। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो वही जो है वी ओवर आई आर के बराबर आ रहा है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट के लिए वी ओवर आई जो है जे ओमेगा एल के बराबर आ रहा है, और कैपेसिटिव सर्किट के लिए वी ओवर आई जो है 1 जे ओमेगा सी के बराबर आ रहा है। तो इन जनरल जो हमारे पास इम्पीडेंस है उसको हम लेटर जी से शो करते हैं, और जी बराबर होता है वी वोल्टेज इन फेज़र फॉर्म डिवाइडेड बाय करंट इन फेज़र फॉर्म, या सिंपली V इज़ इक्वल टू, जैसे आई आर होता है तो अब यहाँ पे जो है V इज़ इक्वल टू जी इंटू आई है। ठीक है, और जो हमारे पास Z है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास इंडक्टर में V ओवर I का रेशो है वो जे ओमेगा एल के बराबर है, तो वो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और कैपेसिटिव सर्किट में भी जो V ओवर I का जो रेशो है वो 1/J ओमेगा C के बराबर है, तो वो भी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, जैसे जो रेजिस्टेंस होती है वो अपोजिशन होती है टू द फ्लो ऑफ डीसी करंट, इसी तरह अब जो एम्पिडेंस होती है वो होती है हमारे पास अपोजिशन जो है वो टू द फ्लो ऑफ साइनोसॉइडल करंट। अच्छा, अब इम्पीडेंस हमने देखा कि जो बराबर है वो रेशो है फेज़र ऑफ वोल्टेज और करंट का। तो इवन दो वोल्टेज भी फेज़र है, करंट भी फेज़र है, लेकिन इन दोनों का जो रेशो आएगा वो फेज़र फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो फेज़र नहीं है। यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है कि इम्पीडेंस इज़ द रेशो ऑफ टू फेज़र्स बट इट इज़ नॉट अ फेज़र, क्योंकि जब यहाँ पे हम वोल्टेज को करंट के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम डोमेन में अगर हम कास को डिवाइड करें कास प्लस 90 या कास माइनस 90 तो वो कभी भी फिर जो है साइनोसॉइडल सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं है तो फिर हम उसको फेज़र फॉर्म में जो है करस्पॉन्डेंस उसकी फेज़र फॉर्म में हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि जो है इंडक्टर जो है एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है फॉर डीसी सर्किट्स और ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली ये भी जो है हम यहाँ से जो है इस फार्मूला से देख सकते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू जे ओमेगा एल और आई। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप जो होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी, जिसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो मतलब डीसी सर्किट है, और डीसी सर्किट है तो वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो एज अ शॉर्ट सर्किट वो जो कंपोनेंट है बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इंडक्टर है वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे एज ओपन सर्किट काम करता है। और इसी तरह फिर अगर हम कैपेसिटर को देखें तो वहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर है 1/J ओमेगा सी, और यहाँ पे करंट का फेज़र। तो
यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी जो है ज़ीरो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप जो है कैपेसिटिव सर्किट में मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे जो है कैपेसिटर फिर जो है हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि 1/j⍵c और यहाँ पे I है और यहाँ पे जो V है, तो जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1/j⍵c जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। 1/ओमेगा जो है मतलब ओमेगा की वैल्यू अगर टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो 1/ओमेगा ज़ीरो के बराबर टेंड करेगा या ज़ीरो को टेंड करेगा, तो इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है कम होता जाएगा। तो फिर हम ये कहते हैं कि जो है कैपेसिटर ऐसी सर्किट्स में एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक जो है सीरीज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और जो है हमारे पास एक कैपेसिटर भी है, तो उसकी जो इम्पीडेंस होगी वो बराबर होगी Z = R+GL+GC। तो ये यहाँ पे जो इंडक्टर की जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास बराबर होती है j⍵L के, और जो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है वो हमारे पास होती है 1/j⍵c। तो अगर हम इस j को जो है अगर ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास -j हो जाएगा। तो j अगर हम कॉमन निकाल लें तो फिर हमारे पास बच जाएगा ⍵L - ⍵c। तो ⍵L को हम XL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और 1/ω⍵c को जो है हम XC के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो XL जो है हमारे पास कैपेसिटिव, XL जो है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XC जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, दोनों को मिला के हम JX भी लिख सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो है जो X है वो एक्चुअली में XL - XC के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर X जो है हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि XL बड़ा होगा। अगर X जो है हमारे पास नेगेटिव है तो उसका मतलब ये होगा कि XC बड़ा होगा। तो हम ये कहेंगे कि इम्पीडेंस इज़ कैपेसिटिव अगर हमारे पास जो X है वो नेगेटिव है, और जब भी हमारे पास कैपेसिटिव इम्पीडेंस होती है तो उस वक्त हमारे पास जो करंट होता है वो हमेशा लीड करता है। तो ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लीडिंग। इम्पीडेंस इज़ कैपेसिटिव, और इसका मतलब ये होगा कि उस सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज है और जो उस सर्किट का करंट है, तो करंट हमेशा वहाँ पे लीड करेगा सोर्स वोल्टेज से। अच्छा, और हम जो है इसको इम्पीडेंस को यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑलरेडी हमने शो किया है, उसको फिर हम पोलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Z बराबर होगा √R² + X², और जो थीटा होगी यहाँ पे जो वो बराबर होगी tan−1/X/R। और फिर अगर हमें जो है इस पोलर फॉर्म में से जो है हमें अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए तो फिर हमारे पास जो R की वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z और उसके साथ cos थीटा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Z उसके साथ जो है हम sin थीटा लगाएंगे, तो वो हमारे पास X का वैल्यू होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास
काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो है हमें इम्पीडेंस की जगह पे एडमिटेंस यूज़ करना आसान लगता है। जैसे पैरेलल सर्किट्स होते हैं, तो जैसे पैरेलल सर्किट्स में रेजिस्टर्स जो होते हैं उनको अगर हम उनके रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास 1/RT जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वो थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है तो फिर सिंपली हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। तो इसीलिए कभी कभार ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें एम्पीडेंस की जगह पे एडमिटेंस हम यूज़ करते हैं, और एडमिटेंस जो है एक्चुअली में रेसिप्रोकल ऑफ एम्पीडेंस है। तो एडमिटेंस को हम y से शो करते हैं जो कि बराबर है 1/Z, और इसी तरह फिर वोल्टेज और करंट का रेशो भी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब पहले V/I था तो अब I/V हो जाएगा। और जैसे हमारे पास जो Z है वो बराबर है R प्लस JX, तो अब जो Y है हमारे पास वो बराबर है G प्लस JB। तो अब यहाँ पे जो G है उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं और जो B है उसको हम ससेप्टेंस कहते हैं। अच्छा, इन सब के जो यूनिट्स हैं वो क्योंकि y जो है रेसिप्रोकल है ओहम का, तो फिर n के यूनिट्स भी जो है ओहम के जो है रेसिप्रोकल है। मतलब ये OHM, तो फिर ये यूनिट बन गया है मोह, या फिर इसको सीमेंस के यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इन क्वांटिटीज़ को, कंडक्टेंस को और ससेप्टेंस को। तो जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस है, और जो ससेप्टेंस है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस है। तो इसकी डेफिनेशन भी इम्पीडेंस जैसी ही है, बस जो है हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में कि एडमिटेंस y ऑफ एन एलिमेंट और अ सर्किट इज द रेशियो ऑफ द फेजर करंट थ्रू इट टू द फेजर वोल्टेज अक्रॉस इट। मतलब करंट और वोल्टेज का रेशो है। पहले हमारे पास वोल्टेज और करंट का रेशो था, अभी जो है करंट और वोल्टेज का रेशो है। अच्छा, अब ये जो है टेबल है जो समराइज़ कर रही है कि इम्पीडेंस और एडमिटेंस जो है हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स की है, अगर हमारे पास R है तो इम्पीडेंस उसका R है, लेकिन एडमिटेंस 1/R है। अगर सिंपल L है सर्किट में तो उसका जो इम्पीडेंस है वो j⍵L है, लेकिन एडमिटेंस 1/j⍵L है। और हमारे पास अगर कैपेसिटर है तो उसकी इम्पीडेंस 1/j⍵C है, और एडमिटेंस y इज इक्वल टू j⍵C है। तो जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम ये इम्पीडेंस और एडमिटेंस जहाँ पे भी कंसिडर करेंगे तो इसी तरह फिर उनको हम चेंज करेंगे, j⍵L या 1/j⍵L या फिर j⍵C या फिर 1/j⍵C। तो जहाँ पे जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे कंसिडर करके इम्पीडेंस या एडमिटेंस कंसिडर करके फिर हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास ऐसी सर्किट्स हैं उनमें भी तकरीबन सारे KCL KVL वगैरह ओहम्स लॉ ये सेम तरह से फॉलो होते हैं। बस हमारे पास जो है पोलर फॉर्म होगा, और या तो फिर हम जो है वहाँ पे सर्किट्स में इम्पीडेंस और एडमिटेंस कंसिडर करेंगे, और करंट्स और वोल्टेज का जो है पोलर फॉर्म होगा हमारे पास। अब इस सर्किट में हमें कह रहा है कि फाइंड V जो है मतलब कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आ रही है वो फाइंड आउट करें, और जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करें। अब ये पूछ तो जो है टाइम डोमेन में रहा है, लेकिन हम क्योंकि ये ऐसी सर्किट है जैसे VS इज़ इक्वल टू 10 cos ऑफ 40, यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऐसी सर्किट है। तो हम इसको पहले जो है वोल्टेज को फेज़र फॉर्म में चेंज करेंगे, फेज़र के हेल्प से जो है हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, वोल्टेज और करंट वगैरह फाइंड आउट करेंगे। फिर जो है हम दोबारा जो हम करंट और वोल्टेज फेज़र फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे उनको फिर दोबारा हम टाइम डोमेन में चेंज कर देंगे।
तो अब इस सोर्स वोल्टेज को अगर हम फेज़र फॉर्म में चेंज करें तो 10 सेम रहेगा, और यहाँ पे फेज़ है ही नहीं, फेज़ जो है हमारा 0 है। तो अब इस क्वेश्चन में जो सर्किट गिवन है उसका अगर हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करें, तो मैंने आपको जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में टेबल में दिखाया था कि अगर R होगा तो जो R की वैल्यू है वही उसका इम्पीडेंस होगा, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे। फिर कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर होगा 1 अपान जे ओमेगा सी, या फिर माइनस जे एक्स सी। तो ओमेगा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 है, तो हम 1/j ओमेगा सी में जो है 4 पुट करेंगे, और कैपेसिटर की वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस जो है हमारे पास 0.1 है, ठीक है, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास अब ये 5 माइनस जे 2.5 ओहम इस सर्किट का जो है इम्पीडेंस आ गया है। तो जो करंट होगा वो बराबर होगा जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, फेज़र फॉर्म में, और जो हमारे पास सर्किट का जो इम्पीडेंस है, तो हमारे पास करंट आ जाएगा फेज़र फॉर्म में। तो वोल्टेज की हमने वैल्यू रखी है 10 एंगल ऑफ 0, और इम्पीडेंस की भी वैल्यू रखी है हमने 5 माइनस जे 2.5। तो 10 और 5, अच्छा नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे जो है नीचे से जे ख़त्म करने के लिए इन्होंने ऊपर और नीचे जो है 5 प्लस जे 2.5 के साथ डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया है। तो डिवाइड में तो जो है ये 5 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर हो गया, और 10 एंगल ऑफ 0 को यहाँ पे इन्होंने जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज किया है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो इस वजह से सिर्फ 10 है। तो बाकी आगे सिंपल अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व की है, तो हमारे पास फाइनली करंट जो है आ रहा है 1.789 एंगल ऑफ 26.57। ठीक है, अब करंट सर्किट का फाइंड आउट हो गया है फेज़र फॉर्म में। अभी हमें जो है कैपेसिटर की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, उसमें भी जो है हम बेसिक रूल्स वही अप्लाई करेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रही है 5 ओहम में भी, और जो है जो कैपेसिटर है वहाँ पे भी, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और और ये भी हम कर सकते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे करंट मिल गया है, तो वो करंट जो है 5 ओहम से भी पास हो रहा है, और जो है हमारे इस कैपेसिटर से भी पास हो रहा है। तो इस कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है एक्स सी, ठीक है, जे एक्स सी, तो माइनस जे एक्स सी, तो हम जो है उसके साथ करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हमें इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट, क्योंकि सेम है, फिर हमने उसको जो है कैपेसिटर की इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है माइनस जे एक्स सी या फिर 1/j ओमेगा सी होती है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट की हमने, और जो करंट पिछली स्लाइड में फाइंड आउट किया है वो हमने यहाँ पे रखा है। फिर जो है हमने पोलर फॉर्म फाइंड आउट किया है J4 इंटू 0.1 का। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास अगर 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 आ जाएगा, बाकी J जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ 90 के। तो अब हमने 1.789 को 0.4 के साथ डिवाइड किया है, तो हमें मिल गया है 4.47, और 26 में से जब 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल, तो फिर हमें -63 मिल जाएगा। अब वोल्टेज भी फाइंड आउट हो गई है अक्रॉस कैपेसिटर, और सर्किट का करंट भी फाइंड आउट हो गया है। तो अब उनको हम पोलर फॉर्म को जो है टाइम डोमेन में चेंज करेंगे,
तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज लिखी हुई है हमारे पास 4.47, तो वो हमने 4.47 मैग्नीट्यूड लिया है वोल्टेज का। कास ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 4 है, और जो एंगल आ रही है -63.43। इसी तरह पिछली स्लाइड में जो हमने करंट फाइंड आउट किया है, वहाँ से भी उसका मैग्नीट्यूड हमने सेम लिया है 1.789 कास 4t, ओमेगा की वैल्यू 4, और फिर जो फेज़ है 26.57। अच्छा, अब अगर हम नोटिस करें तो जो हमने करंट सर्किट का फाइंड आउट किया है, जो कि कैपेसिटर में भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, और जो कैपेसिटर की हमने वोल्टेज फाइंड आउट की है, तो उनके फेज़ में आप देखें तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, और जो करंट है वो यहाँ पे लीड कर रहा है, और जो वोल्टेज है वो लैग कर रही है। तो करंट इन दोनों का अगर जो डिफरेंस है वो 90, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पे लीड कर रहा है। तो ये भी यहाँ से मतलब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर का जो करंट होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो वो हमने करंट करंट जो है हमने यहाँ पे उसका फेज़र बना दिया है, और वोल्टेज का भी फेज़र बना दिया है। तो इनके दरमियान जो 90 डिग्री का फेज़ है वो तो ठीक है, लेकिन जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, उसकी एंगल 0 डिग्री है। तो अब ये रजिस्टर की वजह से हो रहा है। अगर रजिस्टर ना होता तो फिर जो है ये करंट 90 डिग्री पे होता, और ये वाली जो वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे होती। लेकिन क्योंकि रजिस्टर है हमारे पास, तो वो करंट को जो है 90 डिग्री पे लीड करने नहीं दे रहा। इस वजह से फिर कैपेसिटर की वोल्टेज जो है पीछे आ जाती है, लेकिन सोर्स वोल्टेज वहीं पे रहती है। तो जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फिर जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो पीछे जाएगी, और करंट भी जो है कैपेसिटर का या सर्किट का करंट भी नीचे आएगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी, तो कैपेसिटर की जो ये फेज़ एंगल है, कैपेसिटर की वोल्टेज की जो फेज़ एंगल है वो ऊपर जाएगी, और जो करंट है वो भी जो है उसकी भी जो फेज़ एंगल है वो 20 से +90 की तरफ जाएगी। और अगर हमारे पास R 0 हो जाएगा, तो फिर जो है ये कैपेसिटर की जो वोल्टेज की फेज़ एंगल है वो -63 से 0 पे आ जाएगी, और जो यहाँ पे करंट है वो 26 से 90 पे आ जाएगा।